पीएम मोदी जीवर पहुंच गए हैं। अब से थोड़ी देर में पीएम मोदी जीवर एयरपोर्ट का संग बुनियाद रखेंगे। प्रोग्राम में वज़ीर आला योगी भी मौजूद हैं। ये एयरपोर्ट 6200 हेक्टेयर अराजी पर है। एयरपोर्ट की तामीर पर 30,000 करोड़ की लागत आएगी। एयरपोर्ट की तामीर का काम मरहलेवार मुकम्मल होगा। पहले 2 रनवे और एक टर्मिनल की तामीर होगी। इसके बाद 3 रनवे बनाए जाएंगे। जीवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली परवाज का हदफ 26 सितंबर 2024 मुकर्रर किया गया है। एनआईए के 2 टर्मिनलों का निर्माण 4 चरणों में पूरा किया जाएगा। इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 7 करोड़ यात्रियों की होगी। दोनों टर्मिनलों से जुड़े ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सेंटर में हाई स्पीड रेल और मेट्रो स्टेशन का निर्माण होगा। एयरपोर्ट के पूर्वी हिस्से में सेंट्रल किचन, एमआरओ जोन और मल्टी मोडल कार्गो हब स्थापित किया जाएगा, जो उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश की अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। पहले चरण के 28 एयरक्राफ्ट स्टैंड चौथे चरण के अंत तक 186 हो जाएंगे। गौतम बुद्ध नगर स्थित एनआईए का निर्माण देश विदेश के बड़े निवेशकों को आकर्षित करेगा। इससे देश के युवा वर्ग के लिए बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होगा। अपने देश और प्रदेश को आसमान की ऊंचाई पर ले जाता हुआ भविष्य का प्रतिबिंब है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, भारत का सबसे अनमोल जेवर। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट के मॉडल का मुशाहदा करते हुए। और अब से कुछ ही देर में इफ्तिताह होगा। जीवर एयरपोर्ट के संग बुनियाद रखेंगे, संग बुनियाद का इफ्तिताह करेंगे। और प्रोग्राम में वज़ीर आला योगी भी मौजूद हैं। पीएम मोदी के हाथों जीवर एयरपोर्ट का संग बुनियाद कुछ ही देर में रखा जाएगा। आपको बता दें एयरपोर्ट 6200 हेक्टेयर नोएडा अराजी पर है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कैसे बनेगा उसके मॉडल का अवलोकन किया, उस पर बनी एक फिल्म देखी और अब वे वहां से प्रस्थान कर रहे हैं। और यहां पर लोगों की भीड़ इस अनमोल पल का गवाह बनने के लिए तैयार है, जब उत्तर प्रदेश को विकास की यह अनमोल सौगात मिलने जा रही है। भारी हुजूम जनता का न केवल इस अनमोल पल का गवाह बनने के लिए, बल्कि प्रधानमंत्री जब इस एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे उस पल को देखने के लिए भी। उत्तर प्रदेश की नई पहचान नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। अपने प्रणाम तालियों के माध्यम से मंच तक पहुंचाइए। वातावरण की गतिविधियां बता रही हैं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन होने वाला है। तालियों की गड़गड़ाहट पूरे देश तक जानी चाहिए। भारत माता की, हौसलों की नई उड़ान, उत्तर प्रदेश के विकास की नई उड़ान, नए उत्तर प्रदेश की पहचान। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, वृंदावन बिहारी लाल की। और इस वक्त की एक अहम और बड़ी खबर आपको देते हैं। नाज़रीन, भोपाल में एनएसयूआई का एहतजाजी मुजाहरा, पुलिस और एनएसयूआई के कारकुनान के बीच झड़प हुई है और पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज किया है।
तालीमी पॉलिसी के खिलाफ एनएसयूआई के कारकुन एहतजाज कर रहे थे। इसी बीच पुलिस और एनएसयूआई कारकुनान के बीच झड़प हुई है। तालीमी पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा था और वज़ीर आला की रिहाइशगाह का घेराव करने जा रहे थे। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ भी एहतजाज किया गया। पूरे इलाके में दफा 144 नाफिज किया गया है। और हमारे नुमाइंदे इस वक्त ताज़ा तफसीलात के लिए नुमाइंदे मेहताब आलम जुड़ चुके हैं। मेहताब, तालीमी पॉलिसी के खिलाफ, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ आज वज़ीर आला की रिहाइशगाह का घेराव करने की कोशिश की गई, क्या अपडेट इस वक्त दे रहे हैं, क्या सूरत हाल बनी हुई है अभी? जिला में जो है आज भोपाल में पीसीसी पर यूथ का प्रोग्राम था। कमलनाथ ने उसको खिताब किया। खिताब करने के बाद उन्होंने ऐलान किया था कि हम जो है सीएम की रिहाइशगाह का जो है घेराव करेंगे, जिसको देखते हुए पहले से ही जो है पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी थी। जब एनएसयूआई के कारकुनान ने जो है बैरिकेडिंग को क्रैश करने की कोशिश की, पुलिस की बात नहीं मानी, तो पुलिस ने जो है न सिर्फ लाठीचार्ज किया बल्कि वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। एनएसयूआई के लोग जो है नई तालीमी पॉलिसी, बेरोजगारी और इसके साथ साथ जो जराइम जो बढ़ रहा है मध्य प्रदेश में, उसको लेकर एहतजाज कर रहे थे। और वो क्या कह रहे थे कि हम अपने मुतालबात को लेकर सीएम से मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने उनकी बात की है वहां तक जाने की इजाजत नहीं दी। दोनों के बीच में झड़प हुई, जिसकी वजह से जो है जी मेहताब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वो घेराव करने जा रहे थे, वज़ीर आला को याददाश्त पेश करना चाहते थे, तो इसकी इजाजत पहले से नहीं ली गई थी, जिसकी वजह से पुलिस को सब कुछ करना पड़ा। देखिए, एनएसयूआई ने ऐलान किया था कि हम जो है पीसीसीआई से सीएम हाउस तक जाएंगे। उन्होंने अपने रूट का ऐलान किया था, लेकिन रूट का ऐलान कर देना ही काफी नहीं होता, इसके लिए पुलिस को जो है अपनी दरख्वास्त देनी पड़ती है। यही वजह है कि पीसीसीआई के बाहर ही जो है सुबह के वक्त ही बैरिकेडिंग कर दी गई थी। और जैसे ही कमलनाथ की जो है तकरीर खत्म हुई, वो लोग बाहर निकले और पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन जब बैरिकेडिंग को क्रैश किया गया तब पुलिस ने जो है उनको कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। अब इस वक्त हालात जो है काबू में है, पुलिस कंट्रोल में है। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनको जेल भेजा जाएगा। मतलब एक बात के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर तीन चीजों के लिए एहतजाज किया गया, तालीमी पॉलिसी, महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम चीजें सिर्फ क्या मध्य प्रदेश में ही है? पूरे देश की बात है, तो एनएसयूआई का एहतजाज सिर्फ मध्य प्रदेश में ही क्यों? नहीं, देखिए, एनएसयूआई का एहतजाज दूसरे सूबों में भी हो रहा है, मध्य प्रदेश में, क्योंकि जो है नई तालीमी पॉलिसी का निफाज जो है किया जा रहा है। उस नई तालीमी पॉलिसी को लेकर जो है उनको जो खदशात है, उस खदशात पर जो है एनएसयूआई चाहता है कि हुकूमत उनसे बातचीत करे। और फिर जब महंगाई की जो बात है, मध्य प्रदेश हुकूमत जो है महंगाई को मानने को किसी से तैयार नहीं है। अगर फिर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो वैट लगाने वाला मध्य प्रदेश में जो पेट्रोल डीजल पर सबसे ज्यादा पूरे मुल्क में टैक्स जो है मध्य प्रदेश में लगाया जाता है। और यही वजह है कि एनएसयूआई ने जो है अपनी मुहिम का आगाज जो है एक तरह से शक्ति प्रदर्शन अगर कहें तो भोपाल से किया है। और फिर आने वाले दिनों में हो सकता है कि हफ्ते या 10 दिन के अंदर मध्य प्रदेश में पंचायती इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो जाए। इस तरह से दोनों पार्टियां जो है अपनी अपनी शक्ति प्रदर्शन करना चाहती है। और पुलिस जो है किसी भी तरीके को जो है रिस्क लेने के मूड में नहीं, इसलिए पुलिस ने पहले बैरिकेडिंग की और जब एनएसयूआई के कारकुनान ने उसको बैरिकेडिंग को क्रैश करके आगे बढ़ने की कोशिश की तब उस पर लाठीचार्ज किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब इस पूरी जानकारी के लिए। बहरहाल एनएसयूआई यहाँ पर तीन मुतालबात को लेकर मुजाहरा कर रही है मध्य प्रदेश में। जैसा कि मेहताब आलम ने कहा कि महंगाई और तालीमी पॉलिसी के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ चूंकि बल्दियाती इंतखाबात भी आने वाले हैं, तो ऐसे में शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है एनएसयूआई यानी कांग्रेस की तरफ से। और आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात करीब हैं, इसलिए वोटरों को राग़िब करने के लिए बयानबाजियों का दौरा है। सियासतदान इसके लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं और अपने बयान से माहौल गरमाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में ताज़ा बयान उत्तर प्रदेश के रियासती वजीर रघुराज सिंह ने दिया है। उन्होंने मदारिस को दहशतगर्दी का अड्डा बताया। रघुराज सिंह पहले भी नफरत आमेज और समाजी तफरीक पर मबनी बयान दे चुके हैं। सीएए और एनआरसी की मुखालफत में होने वाले एहतजाज के दौरान भी उन्होंने एहतजाजियों को जिंदा दफन करने वाला बयान दिया था। मुझे कभी मौका दिया तो पूरे देश के मदरसे बंद कर दूंगा। मदरसे जो है वह आतंकवादियों के अड्डे हैं, आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि यहां से जो आदमी निकलता है जो मदरसे से, वह आतंकवादी बनता है, उनकी सोच आतंकवादी बनती है। इसलिए इस देश में हमें पूर्ण तरह से आतंकवाद खत्म करना है। आतंकवाद का मुंह कुचलना है, सर्प की तरह जैसे उसका फन कुचल दिया जाता है, वैसे ही आतंकवाद का भी फन हम लोग कुचलेंगे। भगवान इस लायक
मौका दे मुझे कि सबसे पहले इस देश में मदरसे बंद हो जाएं, क्योंकि 250 मदरसे थे, आज 22,000 मदरसे उत्तर प्रदेश में स्थापित कर दिए और मदरसे में केवल आतंकवादी पैदा होते हैं। मौलाना सुफियान नज़ामी ने उत्तर प्रदेश के रियासती वजीर रघुराज सिंह के बयान को सियासी हरबा बताया। मौलाना ने कहा कि बुनियादी मसाइल से आवामी तवज्जो हटाने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी का वाज़ेह मकसद समाज में तफरका डालकर अपने सियासी मफाद को हासिल करना है। देखिए, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा इस तरीके की बयानबाजियां आपको सुनने को मिलेंगी, इसलिए कि जिन हजरात ने जनता के बुनियादी मुद्दों को हल न किया हो, उनकी बेसिक मसाइल को जो लोग हल करने में फेल हो गए हों, वो इसी तरीके के मुद्दे आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जिस पर कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर तफरीक हो सके। लेकिन मुझे हैरत होती है इन हजरात की कम इल्मी पर और इनकी जहालत पर कि जिस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को हमारे वज़ीर आज़म मिनी इंडिया का खिताब देते हैं, जिन मदरसों के बारे में हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह साहब ये कहते हैं कि हिंदुस्तान का कोई भी मदरसा टेरर एक्टिविटी में मुलव्विस नहीं है, उन्हीं की पार्टी के अगर लोग उन हजरात के इल्म के और उन हजरात के बयानात से वाकिफ़ ना हों, तो मुझे हैरत होती है इन हजरात के कम इल्मी पर और इन हजरात की सलाहियत पर कि किस तरीके से इनको प्रदेश के अंदर राजमंत्री का दर्जा दिया गया है। तो ये तमाम तर जो बयानात हैं वो एक सोची समझी साजिश के तहत हैं और जिसका मकसद सिर्फ यह है कि किसी तरीके से आवाम के जहन को बुनियादी मुद्दों से डाइवर्ट कर दिया जाए। के रियासती वजीर रघुराज सिंह के मुतनाज़ा बयान के बाद मौलाना सुफियान ने जिस हवाले से बयान दिया है कि वज़ीर आज़म ने इसे मिनी इंडिया कहा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को, और जहां तक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बात कहें तो वो मुसलमानों के लिए ये कहते हैं कि एक हाथ में कंप्यूटर तो दूसरे हाथ में कुरान, ऐसा इस तरह से सोच वज़ीर आज़म की थी। और रही बात जैसा कि उन्होंने राजनाथ सिंह के हवाले से भी कहा, अगर इतने बड़े लीडर मुसलमानों के ताल्लुक से एक अच्छी सोच रखते हों तो ये नेता इस तरह के बयानबाजी करके क्या हासिल करना चाहते हैं ये आया है। और आगे बढ़ेंगे। भारत के अपने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन जारी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान जारी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चिंगारी ऐप भारत में काफी मकबूल हो रहा है और सोशल मीडिया कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब भी हासिल कर चुका है। चिंगारी ऐप न सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स बल्कि व्यूअर्स, एडवर्टाइजर्स और डेवलपर्स सबकी कामयाबी की कुंजी है। गारी का इस्तेमाल मुस्तकबिल की उन ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी हो सकता है। आइए जानते हैं प्रिया से, जो एक इन्फ्लुएंसर हैं। 2020 में वोकल फॉर लोकल ये कैंपेन शुरू हुआ, जिसमें हम क्रिएटर्स ने सारे देसी एप्स को सपोर्ट करने के लिए वीडियोस बनाए। पर प्लेटफॉर्म तो पॉपुलर हुए, पर एज अ क्रिएटर हमारी ग्रोथ काफी एवरेज रही। ओनली चिंगारी इज द प्लेटफॉर्म जहां पर क्रिएटर्स के लिए कुछ अलग प्रोग्राम शुरू किया, वो भी मोनेटाइजेशन जैसे इंपॉर्टेंट चीज को लेकर। गारी टोकन्स की वजह से क्रिएटर्स को गवर्नेंस पावर मिल रही है। हमारा कंटेंट जितना बेहतरीन रहेगा उतना हमको सीधा फायदा होगा। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। त्रिपुरा में बल्दियाती इंतखाबात के तहत वोटिंग का अमल जारी है। अगरतला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन समेत 13 शहरी बल्दियाती इदारों की 222 सीटों के लिए सख्त सिक्योरिटी के दरमियान वोटिंग हो रही है। इन सीटों पर कुल 785 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला वोटर करेंगे। कुल 644 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। वोटर बड़ी तादाद में पोलिंग मराकज का रुख कर रहे हैं। अभी तक किसी जगह से किसी नाखुशगवार वाक़े की इतला नहीं है।
त्रिपुरा में बल्दी इंतखाबात के दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने मरकज को वहां सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की 2 कंपनियों को भेजने का हुक्म दिया है। अदालत ने वजारत दाखिला को इस सिलसिले में फौरी इक़दाम करने की हिदायत दी। हत्ता कि अदालत ने मीडिया को बल्दियाती इंतखाबात कवर करने की इजाजत देने को भी कहा है। अदालत ने डीजीपी, डीआईजी और वजारत दाखिला को सूरत हाल पर निगाह रखने की हिदायत दी है। चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान टीएमसी ने और सीपीआईएम ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि त्रिपुरा में लगातार हिंसा हो रही है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरफेयर करे। हालांकि इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान त्रिपुरा सरकार की तरफ से पेश वकील ने कोर्ट में ये दलीलें दी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल लगा दिए गए हैं और साथ ही साथ जितने भी बूथ हैं वहां पर डिप्लॉयड किए गए हैं अतिरिक्त पैरामिलिट्री फोर्स। हालांकि सीपीआईएम की तरफ से और टीएमसी की तरफ से कोर्ट में यह कहा गया कि वहां पर लगातार हिंसा हो रही है। ऐसे में त्रिपुरा राज्य की तरफ से यह कहा गया कि अगर इस प्रकार की चीजें वहां पर हो रही हैं तो राज्य चुनाव आयोग में इसका शिकायत दर्ज कराया जाए। बहरहाल कोर्ट ने आज इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए गृह मंत्रालय से कहा है कि त्रिपुरा में 2 और अतिरिक्त पुलिस बल जो हैं वो वहां पर भेजे जाएं, वहां पर पैरामिलिट्री जो कंपनियां हैं वो भेजी जाएं और ये फिलहाल जो सुरक्षा होगी वो वहां पर तब तक होगी जब तक इस पूरे मामले में काउंटिंग जारी रहेगी। हालांकि कोर्ट ने इस पूरे मामले में त्रिपुरा के डीजीपी और मुख्य सचिव को ये कहा है कि वो इस पूरे मामले में सुरक्षा को लेकर एक विशेष मीटिंग करें और ये तय करें कि वहां पर जो चुनाव हो रहा है वहां पर सुरक्षा और तमाम लोगों की सुरक्षा को लेकर जो सुनिश्चित कदम है वो उठाया जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में अब अगले हफ्ते सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा राज्य से नगर निगम चुनाव को लेकर भी हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। कैमरामैन कार्तिक के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आज के शिलान्यास कार्यक्रम में जिनका मार्गदर्शन निरंतर हम सबको प्राप्त होता है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर उपस्थित मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, केंद्रीय नागर विमानन मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान जी, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, पंडित श्रीकांत शर्मा जी, जय प्रताप सिंह जी, नंद गोपाल नंदी जी, डॉक्टर जीएस धर्मेश जी, श्री अशोक कटारिया जी, लोकप्रिय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, डॉक्टर भोला सिंह जी, श्री सुरेंद्र सिंह नागर जी, श्री सतीश कुमार गौतम जी, श्री राजवीर सिंह राजू जी, राजवीर सिंह दिलेर जी, प्रदेश सरकार में मंत्री श्री धर्मवीर प्रजापति जी, माननीय सांसद श्रीमती कांता करदम जी, स्थानीय विधायक श्री धीरेन्द्र सिंह जी, सभी माननीय विधायकगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाइयों बहनों, भारी संख्या में उपस्थित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, अलीगढ़ से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, मैं आप सब की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
आदरणीय मोदी जी का जेवर की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि 2014 के बाद भारत के नागरिकों ने बदलते हुए भारत को देखा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार होते हुए देखा है और ये केवल सामान्य दिनों में ही नहीं, वैश्विक महामारी कोरोना के इस कालखंड के दौरान भी कैसे अपने एक एक नागरिक की रक्षा करनी है, कैसे उसके जीवन और उसकी जीविका की रक्षा करते हुए उन्हें सुरक्षा कवच प्रदान करना है। बेहतरीन कोरोना प्रबंधन के बाद दुनिया के अंदर एक बेहतर वातावरण देश के अंदर देने का कीर्तिमान स्थापित करने के उपरांत आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने की दिशा से इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के शिलान्यास कार्यक्रम में उनका सानिध्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों,